हे देयर, दिस इज़ प्रांश वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं EMI पे हमने सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो अब बचा है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन और आगे एक छोटा सा टॉपिक और है AC जनरेटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना म्यूचुअल इंडक्शन को और ख़त्म करते हैं कहानी। फिर AC जनरेटर कल के दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर JEE मेंस के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन चैप्टर ख़त्म। इस वीक में इंडक्शन ख़त्म हो जाएगा और इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट धांसू टाइप चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना म्यूचुअल इंडक्शन। देखो क्या हुआ होगा, हम हमेशा प्रिडिक्शन करते हैं, इस बार भी यही करने वाले हैं। एक टेबल रही होगी, ठीक है, एक साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा कोइल्स लेके, ठीक है, कोइल्स लेके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। दो कोइल्स ऐसे आसपास रखी होंगी, ध्यान से समझो। ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस होगा उनमें, कोइल्स में लगा हुआ। ऐसे ही एक कोइल रखी होंगी लगा के उसमें, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं टेबल में। कुछ नहीं, उसका मकसद कुछ नहीं होगा, उसने ये कोइल किसी और एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई होगी, ये किसी और के लिए। ओके, फिलहाल इसमें बैटरी लगा रखी थी और ये इधर देख रहा था। ओके, एक्सपेरिमेंट अब कर रहा था, जो भी रहा होगा पता नहीं। उसने एक चीज़ देखी कि उसका दूसरा जो एक्सपेरिमेंट के लिए कोइल रखी हुई है, उसमें जो एमीटर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। वो जीरो पे नहीं रुका हुआ, जीरो पे नहीं रुका हुआ, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी जीरो हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। ओके, उसने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को, ठीक है, बाय चांस। उसने क्या किया, उसने एक काम करते हैं भाई साहब कि इसकी जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ करते हैं। उसने वोल्टेज इंक्रीज़ की, वोल्टेज इंक्रीज़ करने से ऑब्वियस सी बात है करंट इंक्रीज़ हुई होगी। ओके, जैसे ही करंट इंक्रीज़ करी वैसे ही इसमें से हल्का सा फ्लक्चुएशन हुआ। ओके, और जैसे ही करंट फिर से इंक्रीज़ हो गई, कांस्टेंट हो गई, वैसे ही फ्लक्चुएशन जीरो हो गया। ध्यान से समझते हो। फिर उसने फिर से इंक्रीज़ करी, फिर से फ्लक्चुएशन आया, फिर जीरो हो गया। ठीक है, वो समझ चुका था हो क्या रहा है, वो समझ चुका था हो क्या रहा है। उसने करंट को यहाँ पे जीरो कर दिया, करंट को यहाँ पे जीरो कर दिया, वोल्टेज हटा दी, फिर से फ्लक्चुएशन हुआ, फिर से जीरो हुआ। वो समझ चुका था हो क्या रहा है, उसके दिमाग में आ चुका था कि ये तो कुछ और ही काम हो गया यहाँ पे। ओके, अब उसने फिनोमेना दिया अपना। उसने कहा कि यदि आप दो कोइल्स आसपास रखते हो, if you put two coils near to each other in one of them having a current I, having a current electric supply, and the second has no supply of current, then there will be an induced current. There will be an induced current in the second coil. There will be the induced current in the second coil due to the change in first coil. समझ में क्या बोल दिया उसने? क्या बोला कि फर्स्ट कोइल में आप यदि करंट को चेंज करेंगे तो सेकंड कोइल में अपने आप ही करंट बन जाएगी। ये उसने समझा दिया, ये उसने बता दिया। ओके, अब
इस फिनोमिना को बोला उसने, देखो म्यूचुअली हो रहा है, ये दो लोगों के बीच में म्यूचुअली हो रहा है, तो इस फिनोमिना को बोला उसने म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन इन विच टू और मोर कॉइल्स गेट इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन करंट इन वन कॉइल। एक कॉइल में करंट के चेंज होने से एक या दो या ज़्यादा कॉइल्स में इंडक्शन के थ्रू करंट पैदा हो जाने की प्रक्रिया म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, क्लियर है? हल्का सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लियर आया, समझ में आया? अब देखो एक्चुअली में हुआ क्या ध्यान से समझा। उसने समझाया हो क्या रहा है। पहले तो वो खुद ही परेशान हो गया था कि हो क्या रहा है, उसके जैसे समझ में आया उसने समझाने की कोशिश की, और वो गया इसको समझाने के लिए फराडे लॉ को समझने के लिए पहले फराडे के पास गया। फराडे ने समझा दिया इसको भैया कि फराडे लॉ क्या है। ओके, फराडे से पहले वो बायट सेवर्ट के पास गया। बायट सेवर्ट ने बताया कि ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनेगा। ओके, अब देखो क्या होता है। क्या है कि करंट फ्लो कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अभी ये मत सोचो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अपन लोग अभी इतना सोच लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओके, और उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है दूसरा कॉइल, क्योंकि नियर बाई रखना है, पहले बोला है बहुत पास रखना है, लोग पास में रखेंगे, पास में रखो, पास आओ ना, पास आ गए ना। ओके, क्लोज्ड लूप होना चाहिए इसका भी बेचारे का, नहीं तो गैल्वेनोमीटर ठोक दो चलो इसमें, तो करंट ही तो आइडेंटिफाई करनी है। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा है, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ऑब्वियस सी बात है। ये दूसरा कॉइल सेकेंडरी, इसको अपन लोग सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। कौन सा कॉइल? सेकेंडरी कॉइल, जिसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, और जिसके थ्रू होगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। तो देखो ये, यदि मैं प्राइमरी कॉइल को हटा दूं तो ये समझूं कि मैं सेकेंडरी कॉइल कहाँ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। एंड इफ़ आई डू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें ऑब्वियस बात है करंट पैदा होनी चाहिए, इंड्यूस्ड करंट पैदा होनी चाहिए, एडी करंट पैदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ठीक। एडी करंट नहीं होगी, सॉरी, सेल्फ इंडक्शन में जो करंट पैदा होती है वो एडी करंट है। ओके, तो देखो सीधी सी बात है, हम करंट में चेंज लाके किस में चेंज कर रहे हैं? बी में, क्योंकि इसका करंट कितना, उसका आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? करंट पे, बायट सेवर्ट के हिसाब से, है ना, करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो करंट चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे करंट पैदा होगी, क्योंकि आप जानते हो कि ये क्लोज लूप है, और क्लोज लूप में आपकी करंट पैदा होती है, करंट की वैल्यू -1/d∅dt होती है। चैप्टर की शुरुआत में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बिल्कुल सही बात, पढ़ी थी। ओके, तो ये चीज़ कहानी है इसके पीछे भी कौन है? फराडे लॉ के एक्सपेरिमेंट है। ओके, समझ आया म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? अब ध्यान से सुनो कहानी, मस्त कहानी यहाँ से स्टार्ट। हटा दूँ? देखो कहानी ये है कि दो कॉइल्स थी, ये पहली, ये सेकेंडरी, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। ओके, और हम चेंज कर रहे हैं करंट को, वेरिएबल है, लो करंट वेरिएबल। ओके, यदि इसमें करंट चेंज होगी तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, ये भी याद रखना, करंट नहीं तो पैदा नहीं होगी। इसीलिए हम अल्टरनेटिंग करंट लेते हैं यहाँ पे। कौन सी करंट लेते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट करने की वजह से
करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है। और हमारे घरों में भी बिजली इसी फिनोमिना से आती है। 2 कोयल लगी होती है, जो बाहर से सप्लाई आ रही होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसकी वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है और अल्टरनेटिंग करंट होती है वो जो हमारे घर में आती है स्टेबलाइजर के थ्रू, वो क्या नाम जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन हो जाती है। हम कर लेते हैं घरों में स्टेबलाइजर लगा के, और अपने पर्सनल इक्विपमेंट के हिसाब से जिसको जो करंट चाहिए, जैसे किसी को डीसी चाहिए, किसी को एसी चाहिए, तो उसके हिसाब से वो बट जाती है। वो चीज़ बात की बातें हैं, वो सर्किट ऑफ सप्लाई चेन अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसी के थ्रू, इसी फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू आपके घरों में भी बिजली आती है। इसका मतलब आप बाहर वालों की बिजली यूज़ ही नहीं कर रहे, इसको भेजने में बिजली ख़राब होती है यहाँ तक, बस समझिए। नहीं समझे कोई बात नहीं, समझा दिया जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल और ऐसी बात है कि हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं करंट के चेंज करने से यहाँ पे क्या आएगा, इंडक्शन पैदा होगा। इंडक्शन में क्या बोले इसको, इंडक्शन के थ्रू करंट पैदा होगी, ओके है ना। यहाँ पे फ्लक्स पैदा होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा करंट के चेंज आने से, हाँ या ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स है इन कोइल 2, ठीक है, कोइल 2 में जो टोटल फ्लक्स है, लो टी भी लगा दिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फर्स्ट की। ऑब्वियस सी बात है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सीधी सी बात है। फ्लक्स है किसका, करंट की वजह से ही तो है, पहली करंट की वजह से ही तो है फ्लक्स। बोलो हाँ, ना तो बोलने का सवाल ही नहीं होता कभी भी। बोलो हाँ, बोल दिया हाँ, है ना भाई। ये जो करंट I1 ही तो है करंट जो फ्लो कर रही है पहली प्राइमरी कंडीशन में। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने का जुगाड़ बनाया गया, और जुगाड़ से आया म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट हियर इज M इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। यहाँ पे M क्या बोला गया, म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ से आपको M साफ साफ दिख रहा है, M इज इक्वल टू FT इन सेकेंड अपॉन I1, है ना। यहाँ से आपको ये बोलोगे वही बात जो मैं पहले इंडक्टर सेल्फ इंडक्शन में समझाया एल वाले में, कि M जो है वो ना तो फाई पे डिपेंड कर रही है, ना ही डिपेंड कर रही है करंट इन फर्स्ट सर्किट। पहली सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है ना उस पर डिपेंड कर रही है, और ना ही फाई पर डिपेंड कर रही है। कौन, म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट। तो किस पर डिपेंड कर रहा है ये डिपेंड करता है कोइल्स की कंस्ट्रक्शंस पे। किस पे डिपेंड करता है, कोइल्स की कंस्ट्रक्शन पे, ओके। तो आपने म्यूचुअल इंडक्शन लिख चुके हो, तो म्यूचुअल इंडक्शन के बाद कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन आप अब लिखोगे। इसको उतार लेना, ओके, जो भी आपको दिख रहा है अभी। म्यूचुअल इंडक्शन की M की डेफिनेशन लिखो, ओके। रुको, डेफिनेशन अभी कहाँ से लिख दोगे, देखो जरा, फॉर्मूला तो आया है इसका, वही वाला फॉर्मूला जो आप या सोच रहे होंगे। क्या करना है, बोथ साइड्स इंटीग्रेटेड बाय T। ये क्या हो जाएगा, बाय Faraday's law, flux change with respect to time will be equal to the induced EMF in second coil, है ना। induced EMF in second coil वो भी माइनस का इक्वल टू होगा MDI1 by dt। क्लियर है। induced EMF of second coil इक्वल टू होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट कोयल, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कोयल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते भी जाऊँ, हटा दे रहा हूँ उसको। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है।
the induced EMF in second coil is equal to the multiplication of coefficient of mutual induction and the rate of change of current in फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट या प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी लिखो, ज़्यादातर बुकों में प्राइमरी लिखा होता है, तो हम थोड़ा सा तो बुक को फॉलो करते हैं ना, ठीक है। सेकेंड या सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे सेकेंडरी लिख दो, ठीक है, DRY। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है इंड्यूस्ड EMF वो सेकेंडरी कॉइल का फर्स्ट कॉइल के रेट ऑफ चेंज ऑफ पे डिपेंड कर रहा है। किसके रेट ऑफ चेंज ऑफ? करंट के, ठीक है, पहले वाले। समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए तो जरा देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ से m की वैल्यू आती है, यदि मैं केवल और केवल बात करूं किसकी भला? मैग्नीट्यूड की। ओके, तो यहाँ से m की डेफिनेशन मिलती है मुझे, और m की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड वाइज, उतार लो उसको, मैं हटा रहा हूँ। भाई सपने में हो गया रे कमाल, सपने में हो गया रे कमाल, आगे नहीं गाऊंगा मैं, हंसोगे तुम। तो ये यूट्यूब पे सर्च मार लेना चाहे गाना तो। हाँ, तो डेफिनेशन लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो सीधी बात है, वही काम करना है जो मैं एल में करा था। di/dt को हम क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो m इक्वल टू किसके हो जाएगा? ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स, अच्छा याद रखना, आज समझाऊंगा। ऑफ टू कॉइल्स इज equal to the induced EMF produces in secondary coil while the rate of change of current in primary coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड। जब चेंज 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल जो होगा वही होगा दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद रखना ये दोनों के लिए सेम रहेगा, मतलब पहले वाले और दूसरे वाले दोनों के लिए सेम रहेगा। मतलब यदि उल्टी कंडीशन हो जाए दैट मीन्स कि हम सेकेंडरी कॉइल को पावर दें और प्राइमरी कॉइल में पावर ना हो, ओके, तब भी एम की वैल्यू सेम रहेगी, तब भी एम की वैल्यू सेम रहेगी। याद रखना ये चीज़। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक चीज़ M12 इक्वल टू M21, और यहाँ पे माइनस प्लस का भी टेंशन नहीं है क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटी है M1 M2। ओके ओके,
और यूनिट ऑफ एम, यूनिट ऑफ एम एल की ही इक्वल होने वाली है, हेनरी ही होने वाली है ना, अलग तो होगी नहीं क्योंकि चीज़ तो वही है, क्या है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ठीक है। या फिर और क्या यूनिट होगी इसकी, वेबर पर एम्पियर, क्योंकि वोल्ट सेकंड को हम वेबर बोलते हैं, वोल्ट सेकंड को वेबर बोलते हैं, वोल्ट सेकंड को वेबर बोलते हैं, वोल्ट सेकंड को वेबर बोलते हैं। चलिए ठीक है, ईगो खत्म हो गया, समझ में आया। म्यूचुअल इंडक्शन था, ये क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन। अभी बहुत सारी चीज़ देखने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, आज छोटा सा ही लेक्चर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। चलिए हटा दो, ओके। कहानी खत्म है इंडक्शन की, बस अब ये रह रहा है आपका जनरेटर। और जनरेटर में आपको वही 10th वाला पढ़ना है लगभग सारी चीज़ जो 10th में पढ़ चुके हैं आप लोग। जनरेटर आप पढ़ चुके हैं, एसी जनरेटर है ना, एसी जनरेटर ही पढ़ना है, डीसी नहीं पढ़ना है, ओके। बस वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क रहेगा कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको पढ़ने होंगे जिनको आपको बताया जाएगा पढ़ाते समय, ठीक। तो चैप्टर खत्म है, ये समझ लो। कल को तो कल को मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूँगा बोर्ड के, ओम हरिओम। तो हालांकि इस टॉपिक में मैंने न्यूमेरिकल पहले से ही कराता है ना, हाँ। तो EMI क्या, म्यूचुअल इंडक्शन है ना। मैं क्या समझाने वाला था आप लोगों को भी, हाँ, कुछ डेरिवेशन करके देखते हैं एक चीज़ को, ओके। डेरिवेशन का नाम डालो म्यूचुअल इंडक्शन इन बिटवीन TWO2 concentric solenoids of equal लेंथ। लेंथ इक्वल है, कोसेंट्रिक है। कोसेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर सेम है, ये। अब सेंटर सेम होने का तरीका एक ही है, या तो इसके अंदर ये हो या उसके अंदर वो हो, मतलब बात तो एक ही है, ठीक है। दोनों की लेंथ भी सेम है, ओके। एक मोटा स्प्रिंग है, एक पतला स्प्रिंग है, पतला स्प्रिंग को मोटे स्प्रिंग के अंदर डाल दिया गया है, ओके। मोटे स्प्रिंग में करंट आई फ्लो करा दी गई है, मोटे स्प्रिंग में करंट आई फ्लो करा दी गई है, ओके। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कभी होती ही नहीं आप लोगों को, कभी तो करो कोई दिक्कत। हाँ, आगे बढ़े। अच्छा, दोनों की लेंथ एल है, दोनों की लेंथ एल है। नंबर्स ऑफ कॉइल, इसमें N2 डाल दो, इसमें N1 डाल दो, करंट को भी I1 बोल दो इसका, ओके। बड़े वाले में N1 है, N2 है, ओके। और क्या डालेंगे, रेडियस इसकी R1 लो और छोटे वाले की R2 ले लो। छोटे वाले की R2 रेडियस हो गई, बड़े वाले की R1 रेडियस हो गई, ओके। क्लियर है, चलिए बड़े आगे बड़े। देखो अब ऐसी बात है, सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, μN1 × I1। बोले हाँ, सब बोले मिलके हाँ सर, हाँ बहुत सही, बहुत बढ़िया, सब साथ दे रहे हो, ठीक है। यदि मैग्नेटिक फील्ड ये होगी तो फ्लक्स क्या होगा, इसकी वजह से इसके सेंटर के पास फ्लक्स कितना होगा, ये सोचो। फ्लक्स कितना, किस में, दूसरी कॉइल में। चलो कुछ लिख लेते हैं, थ्योरी तो कुछ तो लिख लें ताकि आपको पता चले क्या बताना चाह रहा हूँ मैं बताना चाहा मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड ड्यू टू करंट I1 तो कितनी होगी, V1 = μ0 × N1 × I1। नाउ flux in the coil of second solenoid
ड्यू टू फर्स्ट, पहले वाले की वजह से सेकंड वाले सोलेनॉइड की एक कॉइल में फ्लक्स कितना होगा। तो आपको पता है फ्लक्स कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ पे, इतनी है, म्यू नॉट इंटू एन वन इंटू आई वन। एरिया कितना है, एरिया किसका लेंगे, सेकंड वाले का फर्स्ट वाली का, ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाली का, क्योंकि फ्लक्स किस में निकाल रहे हैं हम, सेकंड वाली में निकाल रहे हैं। तो उसका एरिया कितना होगा, म्यू पाई आर टू स्क्वायर। और कॉस थीटा आपको समझ में आ रहा होगा कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होगी और एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, क्लियर है। उतार लो फटाफट, मैं हटाना चाह रहा हूँ, या चलो ठीक है इधर लिख देता हूँ। फाई की वैल्यू क्या आ गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, म्यू नॉट एम वन आई वन इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर टू स्क्वायर। ओके, now let's check it out. This is the flux in a single coil. Total flux in second solenoid. Second solenoid में total flux कितना होगा, total flux कितना होगा भाई, एक कोयल में इतना है, 2 कोयल में दुगना हो जाएगा, 3 कोयल में तिगना, n कोयल से तो n गुना हो जाएगा, हाँ या ना। और आपको पता है N2 की कहाँ लिखा, N2 की वैल्यू क्या है ना, N2 अपॉन L होगी, L इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल N2 की, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितना होता है, कैपिटल N, याद हो तो, है ना। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल n2 इंटू L इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू आई वन, है ना, N1 N2 पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इंटू आई वन। ये टोटल फ्लक्स हो गया सेकेंड सोलेनॉइड में, N1 N2 पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इंटू आई वन, पाई आर टू स्क्वायर, ओके, R2 स्क्वायर। ओके, अब हटाना पड़ेगा नीचे की लाइन, उतार दो उसको, उतार लिया, बढ़िया, काम तो पहले कर देते आप लोग। अब देखो, एस फ्लक्स टी इज इक्वल टू एम इंटू आई, बोले हाँ सब लोग बोले, बिल्कुल दिख रहा होगा नीचे तक का, मैं 2 सेकंड और देख लूँ, हाँ दिख रहा है, सब आ रहा है। चलिए, तो यदि मैं बात करूँ कि एफ टी इक्वल टू एम इंटू आई, N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू म्यू नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और यहाँ पे आप सब चीज़ देख पा रहे होंगे, बस एक चीज़ नहीं देख पा रहे होंगे, ना तो फ्लक्स आया है ना ही करंट आया है। मैं सही कर दिया इसको, जिसको नीचे का नहीं दिख रहा होगा, वैसे तो दिख ही रहा था सब कुछ। ओके, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि सोलेनॉइड, दोनों सोलेनॉइड्स के नंबर्स ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। और मैंने यहाँ पे L लिखना भूल गया भाई, लिख लो L भी, है ना, इधर लिख रखा था, इधर भूल गया, पाई R2 स्क्वायर इंटू L, पाई R2 स्क्वायर इंटू L क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन से सोलेनॉइड का वॉल्यूम, सेकंड सोलेनॉइड का, छोटे वाले का। L भूल गया था मैं लिखना। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये नंबर्स ऑफ कॉइल पे डिपेंड कर रहा है म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम पे मतलब शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन याद रखना, डिपेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ओनली ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉइल्स के कंस्ट्रक्शंस पे, और क्या है, साइज एंड शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल्स। क्लियर है, हटा दूं मैं इसको, पक्का देख लो, कुछ नहीं करा। 2 सोलेनॉइड थे, कोसेंट्रिक्स थे, ओके, हमने क्या किया, पहले वाले में करंट डाली, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, फिर मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स निकाला, फ्लक्स एक कोयल का निकाला तो उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टोटल कोयल के लिए, मल्टीप्लाई कर दी वैल्यू के लिए,
कुछ नहीं करा, जो इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्शन में किया था वही काम यहाँ पे किया है, बस चीज़ें बदली हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सेल्फ इंडक्शन था, मतलब अपने आप ही इंडक्शन हो जाता था, तो वहाँ पे क्या था कि चीज़ें अपने आप बदल जा रही थी, एक ही कॉइल की यूज़ था। यहाँ पे म्यूचुअल है, म्यूचुअल के लिए मतलब दो चीज़ों की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी। ओके, क्लियर है? तो यहाँ से आप एक लाइन लिख भी लो इस डेरिवेशन के बाद। मैं हटा रहा हूँ फिगर को। M does not depend upon flux and current, it depends on the construction and shape size of the कॉइल्स की शेप एंड साइज और कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, टुडू टुक 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 टुडू। अद्भुत धुम चाहत की परिभाषा है, हिम्मत की मानवता की त्राता है। चलिए चलिए चलिए, हो गया हो गया। एड इज़ ओवर, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। और देखो एक चीज़ पे आप लोग कभी गौर नहीं करना चाह रहे थे, मैं करवा देता हूँ आप लोगों का गौर, और उसके बाद ख़त्म है काम। म्यूचुअल इंडक्शन कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। मेंस में क्वेश्चन बहुत ना के बराबर समझो इसके आ रहे हैं, ठीक है? मेंस के क्वेश्चन ना के बराबर आ रहे हैं, ये समझ लेना। मतलब हमें करना है, समझना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इससे आगे रिलेट हैं। अल्टरनेटिंग करंट में काफ़ी यूज़ होगा, लेकिन फिर भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये याद रखना। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे करंट में चेंज करोगे तो यहाँ पे एक इंड्यूस करंट पैदा होगी, और ये इंड्यूस करंट ऐसी होगी कि इसको अपोज करेगी, ये भी याद रखना। दिस इंड्यूस करंट विल लाइक टू अपोज द चेंज इन फर्स्ट कॉइल, है ना? याद रखना ये याद रखना कि इंड्यूस्ड करंट इन सेकंड कॉइल, इंड्यूस्ड करंट इन सेकंड कॉइल will always try to oppose the change, only the change in current in first coil। पहली कॉइल के करंट के चेंज को अपोज करेगी, मतलब चेंज पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव करना चाहेगी, और चेंज नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव करना चाहेगी, ये भी याद रखना। मतलब चेंज पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव चेंज का मतलब करंट इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या करना चाहेगी, इंड्यूस्ड करंट क्या करना चाहेगी, उसको डिक्रीज करना चाहेगी। ओके, और नेगेटिव चेंज का मतलब क्या है, करंट डिक्रीज हो रही है, I1 इज डिक्रीजिंग, तो इंड्यूस्ड करंट वांट टू इंक्रीज इट। ओके, उसकी टेंडेंसी ये रहेगी। ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं थी। इंडक्शन में भी यही था, सेल्फ इंडक्शन में, तो यहाँ पे भी वही। मैं बात कुछ और कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि चलिए इसमें चेंज हो रहा है करंट का, उस करंट के चेंज होने से यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू करंट पैदा होगी, और वो इंडक्शन था मूच वाला इंडक्शन, म्यूचुअल। लेकिन एक चीज़ पे आप ध्यान दो यहाँ पे कि क्या यहाँ पे भी करंट जीरो थी और जीरो से कुछ बढ़ गई, तो क्या यहाँ पे कहीं करंट का चेंज हो रहा है, करंट इज चेंजिंग इन सेकेंड कॉइल ऑल्सो। ध्यान से सुनो, करंट इज चेंजिंग इन सेकेंड कॉइल ऑल्सो, so there will be an self-induced current in second coil। याद रखना ये चीज है बच्चों, याद रखना। क्या
इसमें करंट चेंज करोगे तो बहुत सही, इसमें करंट पैदा होगी, इसमें भी इंड्यूस करंट होगी, ये भी याद रखना, इसमें भी इंड्यूस होगी। लेकिन इसकी बात कर ही नहीं रहे हम, इसका तो हम कर चुके हैं, एक का तो कर चुके। लेकिन जैसे ही इसमें करंट चेंज करूँगा तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू इसमें करंट पैदा होगी, और लेकिन उस करंट के पैदा होने की वजह से, उस करंट के पैदा होने की वजह से एक सेल्फ इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होगी इसमें एक सेल्फ इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होगी सेल्फ इंडक्शन के थ्रू। बहुत बढ़िया, देखो कहानी कहाँ से कहाँ तक जाती। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है, देखो भाई समझने की बात है ये, और होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगी, क्यों होनी चाहिए ना भाई। आप क्या बोले, करंट के चेंज होने से सेल्फ इंडक्शन आता है कि नहीं आता, ये बोला था। तो भाई करंट का चेंज नहीं हो रहा क्या यहाँ पे, करंट चेंज नहीं हो रहा क्या, पहले जीरो करंट थी, अचानक से करंट आ गई, तो करंट चेंज तो हो रही है ना, तो भाई सेल्फ इंडक्शन तो आना चाहिए यहाँ पे। कई लोगों ने छोड़ दिया होगा, ये बाद में समझ में आया होगा लोगों को, ये साइंटिस्ट लोगों ने बाद में समझाया होगा, बावलो ये भी तो होगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि म्यूचुअल इंडक्शन नेवर कम्स, समझ में आ गया होगा, अलोन। म्यूचुअल इंडक्शन कभी अकेला आता ही नहीं है, वो हमेशा सेल्फ इंडक्शन को साथ में लेके आएगा, याद रखना ये चीज़। क्या बोला मैंने, म्यूचुअल इंडक्शन नेवर कम्स अलोन, वो कभी भी अकेला नहीं आता, वो हमेशा सेल्फ इंडक्शन को साथ में लेके आएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो सेल्फ इंडक्शन, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, MI1 टोटल फ्लक्स इन 2, MI1 था, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ करने की ज़रूरत है, उसमें ये लगाने की ज़रूरत है, प्लस लगाने की, L2I2, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट अलग अलग होगा दोनों, म्यूचुअल इंडक्शन सेम होगा, याद रखना ये चीज़। म्यूचुअल इंडक्शन पेयर के लिए सेम होगा, लेकिन दोनों का सेल्फ इंडक्शन अलग अलग होगा। शायद सेम हो, क्या पता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम तरीके से किया हुआ होगा तो बात अलग है, लेकिन इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट अलग होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 90% से ऊपर है। तो टोटल फ्लक्स ये होगा MI1 प्लस L2I2, करंट इन सेकेंड इंटू इंडक्शन ऑफ सेकेंड प्लस म्यूचुअल इंडक्शन इंटू करंट इन फर्स्ट इक्वल टू टोटल फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल। याद रखोगे या भूल जाओगे, याद रखोगे या भूल जाओगे, याद रखोगे ना, हमेशा याद रखना ये चीज़। हटा दें, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना थी। हालांकि इसके अलावा कुछ है नहीं चैप्टर में, ठीक है, और इस टॉपिक में भी म्यूचुअल इंडक्शन में कोई खास नहीं है, उसके न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा बाद में जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा जनरेटर का आपको बता देता हूँ, जनरेटर में क्या करना है हमको, ठीक है, और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। देखो AC जनरेटर हमें पढ़ना है। AC जनरेटर का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का मतलब जो करंट अल्टरनेटिंग करंट को पैदा करता हो, द जनरेटर विच प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट by converting मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो AC जनरेटर का पूरा श्रेय जाता है टेस्ला जी को, ठीक है, टेस्ला जादूगर, इसको बोलते थे जादूगर टेस्ला को। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा पूरा, टेस्ला याद आ रहा है, ठीक है। खतरनाक आदमी था, मतलब इसके बारे में ये था कि ये जादू करता है, ये साइंटिस्ट नहीं है, ये जादूगर है। ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। आप बोलो कि प्रांशु वर्मा को हवा में उड़ा दें, उड़ा देगा, ठीक है, कुछ भी कर सकता था। वो कोरोना ख़त्म कर सकता था, बात कर लो तो, इतना बड़ा जादूगर था। लेकिन जादूगर नहीं था वो, एक्चुअली में साइंस के ऊपर बात करता था।
और उसका जो साइंस था उस समय के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस था। हमारे लिए तो बच्चों जैसा है ना, 11वीं 12वीं में पढ़ ले रहे हैं, मतलब बच्चों जैसा है हमारे लिए तो, लेकिन उस समय के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा साइंस था उसका, ठीक है, टेस्ला का। तो टेस्ला ने बताया एडिशन को, एडिशन के पास नौकरी करता था टेस्ला पहले, उसकी कंपनी में एडिशन की, और बहुत अमीर आदमी था एडिशन, क्योंकि उसने बल्ब की खोज की थी और पूरी दुनिया में डीसी बांट रहा था वो, तो डीसी बेचने वाला अमेरिका में पहला वही था। तो अमेरिका वालों ने पैसे खूब दिए उसको करंट के लिए, बिजली के लिए। तो उसकी कंपनी में जॉब करता था टेस्ला। टेस्ला ने बोला कि भैया ऐसा है, डीसी आपको बहुत महंगी पड़ रही है एडिशन साहब, और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लोगों से आप बहुत पैसा लेते हो, एक काम करते मेरे पास सस्ता तरीका है। तो एडिशन बोला भाग, मुझे सिखाएगा तू, मेरे कदमों के नीचे मेरे पैसों से पले हुए कीड़े, भाग यहाँ से, ठीक है, ठीक। तो भागा तो उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई, खुद की कंपनी से उसने बना दिया एसी जनरेटर, और एडिशन का कर दिया बिस्तर बंद, कंपनी ख़त्म। अब देखो उसने क्या करा, उसने क्या कहा कि भैया एक झरना बहता है, ठीक है, झरने पे जाओ, टरबाइन लगा लो, टरबाइन लगाओ, टरबाइन लगाई, टरबाइन में विंग्स लगे हुए थे, विंग्स की वजह से टरबाइन घूमने लगी। टरबाइन को उसने कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग कॉइल से, ठीक है, और कंडक्टिंग कॉइल के दो तरफा उसने लगा दी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मतलब आपके शरीर से इलेक्ट्रॉन अपने आप ही निकलने लग जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग थी ये। ओके, ठीक है, चलिए ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, सॉरी, माफ़ करिएगा, कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। अब उसने क्या करा, इस कॉइल को कनेक्ट किया स्लिप रिंग्स के थ्रू सर्किट से। तब तक डीसी जनरेटर का काम हो चुका था, क्योंकि एडिशन बिजली किससे बना रहा था, डीसी से। ओके, अब झरने से पानी गया, पानी से टरबाइन घूमी, टरबाइन का कनेक्शन था कॉइल से, कॉइल घूमने लगी, कॉइल थी मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के घूमने से क्या चेंज हो रहा है, एरिया। व्हाट इज चेंजिंग, चेंजिंग द एरिया, एरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि एंगल बीच का चेंज हो रहा है, चलो एंगल बोल देते, एरिया नहीं बोलते, एरिया तो कॉइल का फिक्स है। तो क्या चेंज हो रहा है, एंगल बीच का चेंज हो रहा है, किस किस के बीच का, कॉइल के और मैग्नेटिक फील्ड के। अब मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स का फॉर्मूला याद करो आप, तो फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कोस थीटा मिलता है। तो बी इंटू ए इंटू कोस थीटा के हिसाब से बी तो कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया, कॉइल का एरिया भी कांस्टेंट है, बहुत अच्छे, लेकिन दोनों के बीच का एंगल चेंज होने की वजह से फाई चेंज हो रहा है, फाई इज चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन फाई, ड्यू टू द चेंज इन फाई। वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने की वजह से कॉइल क्योंकि क्लोज्ड लूप है तो उसमें करंट पैदा हो रहा है, और वो करंट इस तरीके से बनाया गया है मोटर को, सॉरी जनरेटर को, कि वो करंट होगा आपका एसी करंट। कैसा करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। अब इसके बारे में हमें अगले चैप्टर में ज़्यादा पढ़ना है, एसी करंट के बारे में, सॉरी, लेकिन यहाँ पे हमें बस जनरेटर में हमें पता करना है इस चीज़ को। क्लियर हो गया ये चीज़, इसको बनाना मत ही, बहुत गंदी फिगर बनाई है प्रांशु वर्मा, हालांकि मैं बहुत गंदा आर्टिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ, मैं उस दुनिया का प्राणी हूँ जहाँ पे आर्ट का मतलब है कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ से हमारे बीच में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं और काम ख़त्म करते हैं, यहीं पे चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, सॉरी लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं, कल को करेंगे आगे। तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिसका डायरेक्शन चेंज करता हो, डायरेक्शन चेंजेस अल्टरनेटली, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड might also चेंज करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन चेंज जरूर होनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, करंट ऐसी होती है, ये करंट
ये करंट देखो, डॉट डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे करंट नहीं है, यहाँ पे सीधी इतनी थी या सीधी इतनी है, सीधी इतनी थी या सीधी इतनी है, ये ऐसी करंट है। तो इस करंट को भी हम अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में आई की वैल्यू। तो ये आई नॉट प्लस का है और ये आई नॉट अरे यार माइनस का है। तो देखो आई की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना हुआ है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट लेकिन उसका मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, करंट की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जा रही है। तो इस टाइप का करंट, या फिर ये तो एकदम मतलब जो हम जनरली यूज़ करते हैं केस वो है साइनोसॉइडल वेव का, ये भी करंट अल्टरनेटिंग करंट है। समझ में आ रहा हो आप लोगों को? ओके, आगे कई सारी चीज़ें बनी, फिर अल्टरनेटिंग करंट आया तो देखा गया कि अल्टरनेटिंग करंट को हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, उसके भी अपने अपने नुकसान थे, लेकिन उसके फ़ायदे ज़्यादा थे, तो इसलिए उसी को अप्रोच किया गया, क्योंकि उसको हम कई हज़ारों मीटर तक, किलोमीटर तक ले जा सकते थे अल्टरनेटिंग करंट को बिना लॉस इसके। होते हैं लॉस लेकिन कम हो रहे थे, डीसी में ज़्यादा थे लॉस। ओके, तो उस चीज़ को देखा गया, चीज़ों को देखा गया, तो व्यवस्थित करी गई। तो डीसी जनरेटर वॉज सूटेबल फॉर अस फॉर मल्टी यूजेस। इसी की वजह से दुनिया भर में बिजली बन पाई, नहीं तो हम जैसे गरीब लोग होते डीसी जनरेटर लगा के कभी हमारे पास बिजली ना पहुंच पाती। चलिए खैर छोड़िए, उस चीज़ को छोड़िए, आगे बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर को हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे बढ़िया तरीके से, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं कल को। थैंक यू एवरीवन। अब क्वेश्चन बनाओ।